लास्ट क्या पढ़ा हमने? हाँ, इधर ध्यान दो। पढ़े? ध्यान से सुनेंगे सब लोग। मुझे लगा भाग गए होगे तुम लोग आधे से ज्यादा। गया नहीं कोई? हाँ, बस उसको उठाओ, खड़े हो जाओ से। यहाँ पे आ जल्दी। और कोई किसी का ट्रांसफर करना हो? इधर आ, इधर। हाँ, जल्दी आ, जल्दी जल्दी। यहाँ कौन बैठा है आपके साथ बेटा? यहाँ नहीं, वहां बैठना है। वहां वहां, उधर आ जा। इसके साथ जगह है ना वो बगल में? है ना? बहुत बढ़िया। वहां कौन बैठा आपके साथ? कोई नहीं है ना? बीच में से खड़ा हो, उसको खड़ा करो। हाँ, आ गया जा। यहाँ पहुंच जल्दी। जल्दी आ, जल्दी। हाँ, बैठ जाओ। बैठ बेटा जल्दी से। चलिए, हमने जेनेटिक कोड के बेसिक्स लिख लिए थे। यस है? क्या चीज? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? आ जाओ। एक बार रिपीट करता हूं जो मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। भाई बस सुनो ध्यान से, हमने क्या पढ़ा था देखो। फर्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का पढ़ा था और हमने क्या बात करी थी, एक बार उसको सुनेंगे सब लोग ताकि चीजें समझ में आए। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, जो हमने डिस्कस किया था, हमने बोला था कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आसानी से हम कॉन्सेप्ट वाइज बता सकते हैं, क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। ए के सामने टी जुड़ता है, जी के सामने सी जुड़ता है। इसे बताना और समझ पाना ज्यादा आसान था। लेकिन ट्रांसलेशन में क्या होता है, हमारे पास आरएनए से प्रोटीन बनती है जिनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो किसका है? अमीनो एसिड का सीक्वेंस है बेटा। भाई इधर ध्यान दे, सुन लेना। सुनने पे ध्यान दिया करो। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहो? सीरियस रहो, पढ़ाई करो। है ना? सिलेबस चल रहा है तुम्हारा, मेरा थोड़ी चल रहा है। मेरे को तो याद है, तुम्हारा चल रहा है ये। ठीक है? तो हमारे पास क्या है, ध्यान सुनेंगे। हमारे पास क्या है टोटल? हमने ये बोला है कि आरएनए और प्रोटीन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि जब मैं म्यूटेशन करता हूं डीएनए में तो कहीं ना कहीं प्रोटीन में भी गड़बड़ होती है। ठीक है? तो हमने एक टॉपिक देखा जिसका नाम है डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। डेसिफरिंग का मतलब है मैं रिलेट करना चाहता हूं कि कितने न्यूक्लियोटाइड कोड करते हैं एक अमीनो एसिड के लिए और कौन सा न्यूक्लियोटाइड कोड करता है किस अमीनो एसिड के लिए। इस चीज को मैं क्या बोलता हूं? डेसिफरिंग। इस चीज को मैं क्या बोलता हूं? डेसिफरिंग बोलता हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? मैं लिख रहा हूं कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट। किसमें? डेसिफरिंग में मैं कंट्रीब्यूशन लिख रहा हूं। सही है? सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहां पर? जॉर्ज गैमो लिखा है। क्या लिखा है मैंने यहां पर? जॉर्ज गैमो। देखो जॉर्ज गैमो ने क्या किया था, सुनना ध्यान से। जॉर्ज गैमो ने
ऐसा प्रिडिक्ट किया था, ऐसा पोस्टुलेट किया था, पोस्टुलेट का मतलब प्रिडिक्ट किया था, यहां पर पोस्टुलेट किया था कि 3 न्यूक्लियोटाइड कोड करते हैं एक अमीनो एसिड के लिए, कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। कृपया बोर्ड पर ध्यान से देखें, नहीं तो समझ नहीं आएगा। जो पीछे बैठ के अगल बगल बात कर रहे हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेन टॉपिक पढ़ रहा हूं मैं, फिर ऐसे हरकतें मेरी। इधर देखो, टोटल न्यूक्लियोटाइड 4 हैं, AUGC, टोटल न्यूक्लियोटाइड 4 हैं। 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, 4 तरह के होते हैं, है ना, एक में 4 तरह के होते हैं। अमीनो एसिड है 20, अमीनो एसिड क्या है 20, अमीनो एसिड है 20, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, अगर ऐसा कहें तो टोटल 4 कोड आएंगे। मतलब जहां पर मान लो ए कोड करता है मान लो ग्लाइसिन के लिए, ये फिनाइल एलानिन के लिए, ये एस्पार्टिक एसिड के लिए, ये मान लो हिस्टिडीन के लिए, 4 अमीनो एसिड के लिए कोड है। तो जहां भी ए आएगा वहां पर वो अमीनो एसिड आ जाएगा, ठीक है। पर मुझे 4 के लिए तो कोड मिला, मुझे कोड चाहिए टोटल 20 के लिए। कितने के लिए कोड चाहिए 20 के लिए। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहां पर कि मेरे पास क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड कोड करते हैं किसके लिए, एक अमीनो एसिड के लिए। किसके लिए कोड करते हैं, एक अमीनो एसिड के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है, किसके लिए कोड करते हैं, एक अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। कैसे उसने प्रूफ किया, सुनो। उसने बोला कि अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड लेता हूं, एक न्यूक्लियोटाइड कंसीडर करता हूं, एक न्यूक्लियोटाइड कंसीडर करता हूं, अगर एक न्यूक्लियोटाइड कोड है, 1 न्यूक्लियोटाइड अगर काम करता है कोड की तरह, एक्ट एज कोड, तो टोटल मेरे पास 4 कोड आ जाएंगे, जो इनसफिशिएंट है 20 के लिए। इनसफिशिएंट है कितने अमीनो एसिड के लिए, 20 अमीनो एसिड के लिए इनसफिशिएंट है। अगर मैंने यहां पर लिखा है 4 की पावर 2, मेरे पास 16 कोड आ जाएंगे। कितने कोड आ जाएंगे, 16। 4 की पावर 2 का क्या मतलब है, मैं 2 न्यूक्लियोटाइड एक साथ ले रहा हूं, 2 न्यूक्लियोटाइड को एक साथ ले रहा हूं, 2 न्यूक्लियोटाइड मैंने टुगेदर लिया है। तो टोटल मेरे पास कितने कोड आ गए, अगर मैंने 2 न्यूक्लियोटाइड एक साथ लिए हैं तो टोटल मेरे पास कितने कोड आ गए, सही है। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड मैंने एक साथ ले लिए तो टोटल मेरे पास कोड आ गए 16। इसका क्या मतलब है, सुनो। इसका मतलब है AG एक कोड हो गया, ए के साथ U, ए के साथ हाँ C, और ए के साथ A, फिर G के साथ A, G के साथ C, G के साथ U, GG, ऐसे 16 कोड आएंगे। अब कौन बच्चा बताएगा, AG और GA सेम कोड है अलग अलग, अलग अलग है। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। समझ आया, क्लियर है, समझो ध्यान से। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, ऐसे करके मैं 16 कोड लिख सकता हूं, 16 कोड भी 20 अमीनो एसिड के लिए कम पड़ रहे हैं। समझ आया, 16 कोड भी क्या है, 20 अमीनो एसिड के लिए क्या है, कम पड़ रहे हैं। तो मेरे पास 16 कोड है जो इनसफिशिएंट है। फिर मैंने क्या किया, सुनना ध्यान से। फिर मैंने 4 की पावर 3, 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ लेंगे। जब 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ लेंगे बेटा, जब 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ लेंगे तो मेरे पास टोटल कोड आ गए कितने, 64 कोड आ गए, 64 कोड आ गए। मेरी बात समझो, 3 न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ, 64 कोड आ गए मेरे पास, ठीक है। 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ लेके कितने कोड आ गए, 64 कोड आ गए। कितने आ गए, 64 कोड आ गए। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। 64 कोड आ गए। अब 64 कोड जो है इनसफिशिएंट है, सॉरी 64 कोड है सफिशिएंट फॉर 20 अमीनो एसिड, और बल्कि ज्यादा है, बल्कि क्या है, ज्यादा है, सफिशिएंट फॉर 20 अमीनो एसिड। इसका यह मतलब भी है कि कुछ कुछ अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोड है। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ये है कि अगर टोटल अमीनो एसिड 15 होते, 15 टाइप के होते, है ना अमीनो एसिड, तो जेनेटिक कोड जो है, जेनेटिक कोड जो है, यहां ऑप्शन है ट्रिपलेट, दूसरा ऑप्शन है डबलेट। आ रहा है समझ,
तीसरा ऑप्शन है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब 3 वाला, और चौथा ऑप्शन है क्वाड्राप्लेट, क्वाड्रा का मतलब होता है 4। तो जेनेटिक कोड ट्रिपलेट का मतलब होता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। यदि अमीनो एसिड ही 15 होते अलग अलग टाइप के, तो 4 की पावर 2 से काम चल जाता। समझ आ रहा है? अगर अमीनो एसिड 17 हैं तो भी मुझे ट्रिपलेट चाहिए, अगर अमीनो एसिड 40 हैं तो भी ट्रिपलेट चाहिए, पर अमीनो एसिड अगर 65 टाइप के अलग अलग टाइप के होते तो फिर 4 की पावर 4 से काम चलता। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसे समझ में आ रहा है? और मैं यहां पे 15 लिख रहा हूं, 16 नहीं लिख रहा। रीजन क्या है? एक कोड चाहिए कम से कम स्टॉप कोडोन, जो किसी अमीनो एसिड के लिए ना हो। तो मेरे पास 15 से ज्यादा अमीनो एसिड नहीं हो सकते डबलेट के लिए। ऐसे ही मेरे पास 63 अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप के होते तो 4 की पावर 3 से काम चल जाता, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता? 4 की पावर 4 लाना पड़ता। ठीक है? क्लियर? थोड़ा फोकस करके पढ़ो। कुछ बच्चे आंख बंद करके प्राणायाम कर रहे हैं, ना करें, है ना, वो ठीक नहीं है। पढ़ें ध्यान से, है ना, अच्छा रहेगा। हाँ, सुनो ध्यान से, मैं इनके कंट्रीब्यूशन लिख रहा हूं और मैं आपको समझाऊंगा इसने कैसे डेसिफरिंग में मदद करी। आपको सिर्फ इनके कंट्रीब्यूशन याद करने हैं, इन सबको समझा रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान रखो। हमारे पास और साइंटिस्ट हैं, इनमें एक है सिवेरो ओकोवा। सिवेरो ओकोवा ने क्या दिया है? एक एंजाइम, पहले बोर्ड पे ध्यान रखो, एंजाइम दिया है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज, जो क्या करता है? टेम्पलेट फ्री आरएनए सिंथेसिस करता है, टेम्पलेट फ्री आरएनए सिंथेसिस करता है, मतलब बिना टेम्पलेट के आरएनए बनाता है। ठीक है? बिना टेम्पलेट के आरएनए बनाने का क्या मतलब है उसको भी देखेंगे। एचजी खुराना ने क्या किया बेटा? होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर दिया है। व्हाट इज होमोपॉलीमर? जिसमें एक ही तरह का न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट हो, जैसे कोई एक न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट हो, जैसे यू रिपीट हो रहा है, हाँ भाई, इसको होमोपॉलीमर कह रहे हैं। को का मतलब होता है दो, तो कोपॉलीमर इसको कहते हैं। मान लो मैंने एजी लिख दिया, एजी लिख दिया, इसमें कितने कोड हैं भाई? इसमें तो एक ही कोड है, इसमें एक ही कोड है ना, एक ही तरह का कोड है, टाइप बोल रहा हूं, टाइप। इसमें कितने कोड है? एजीए, जीएजी, एजीए, जीएजी। तो ये किसने बना के दिया था? एचजी खुराना ने। नीरनबर्ग ने क्या किया बेटा? सेल फ्री सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सेल फ्री सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का मैकेनिज्म दिया था। इनका मेन रोल है डेसिफरिंग में। मेन रोल किसमें है? डेसिफरिंग में। हम इनको ही, मान लो क्वेश्चन आता है 4 साइंटिस्ट के नाम लिख दे और आपसे पूछे कि किस साइंटिस्ट ने डेसिफरिंग करी है, किस साइंटिस्ट ने डेसिफरिंग करी है? ठीक है, किस साइंटिस्ट ने डेसिफरिंग करी है? क्लियर है? अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको सुनना ध्यान से, ध्यान सुनना। नीरनबर्ग नाम है। अब सुनो ध्यान से, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मेरी बात सुनो, डेसिफरिंग कैसे करनी है सुनो। देखो, आपको अगर बात समझ में आ जाएगी तो अच्छा। मान लो ये सेल है, प्लीज बोर्ड पे ध्यान रखें, ये सेल है आपके पास, सेल के अंदर ये आरएनए है, आरएनए पर कोड दे रखा है, ऐसा कुछ कोड दे रखा है, और उससे मेरे पास ये प्रोटीन बन रही है, अमीनो एसिड की चेन बन रही है। ठीक है? अमीनो एसिड क्या क्या बन रही है? चेन बन रही है ऐसे, अमीनो एसिड की चेन बन रही है ऐसे, एन टर्मिनल सी टर्मिनल। डेसिफरिंग का मतलब है, हमें ये तो पता चल गया कि 3 न्यूक्लियोटाइड है। डेसिफरिंग का मतलब है कौन सा न्यूक्लियोटाइड किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है? डेसिफरिंग का क्या मतलब है? कौन सा न्यूक्लियोटाइड का कोड किस अमीनो एसिड के लिए। अब क्या प्रॉब्लम कहां पर आती है? एक सेल के अंदर ऐसे, जैसे समझो ध्यान से, मान लो घर में आप अकेले हो, ठीक है, पेरेंट्स है, कुछ सामान गिरा तो पेरेंट्स जो है आपकी पिटाई करेंगे। रीजन? क्योंकि वो आप ही ने गिराया होगा, कोई और है नहीं। सही है? लॉजिकली सही है बात। मान लो 4-5 लोग हैं घर में,
तो पता करना पड़ेगा किसने गिराया सामान। ऐसे ही क्या है, सेल के अंदर अलग अलग टाइप के एमआरएनए होते हैं, ठीक है। अब मैं किस एमआरएनए को किस प्रोटीन से रिलेट करूं ये मुझे पता नहीं, तो मैं कोड कैसे पता करूंगा? समझ आ रहा है भाई? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कोड रिलेट नहीं कर सकता, तो उसके लिए मुझे कुछ सॉल्यूशन चाहिए। सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि मैं एक ऐसा एमआरएनए बनाऊं जिसका सीक्वेंस मैं डिसाइड करूं। रीजन क्या है, जो एमआरएनए सेल के अंदर है वो एमआरएनए किसने बनाया है? डीएनए ने बनवाया है। तो डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन देके उस एमआरएनए का सीक्वेंस डिसाइड किया है। लेकिन मैं अगर अपनी मर्जी का आरएनए बना सकता हूं, तो मुझे यह पता है ना किसको किससे रिलेट करना है। भाई अगर दो चीजें आपको रिलेट करनी है तो किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, अपनी मर्जी का एक आरएनए बना लिया, ऐसे अपनी मर्जी का एक आरएनए बना लिया, ऐसे अपनी मर्जी का बनाया। अपनी मर्जी का आरएनए अगर आपको बनाना है, इट शुड बी टेम्पलेट फ्री आरएनए सिंथेसिस, क्योंकि टेम्पलेट डीएनए होगा। तो डीएनए जो आरएनए बनाएगा वो डीएनए की मर्जी का है। अगर मुझे अपनी मर्जी का आरएनए बनाना है तो मुझे कोई ऐसा एंजाइम चाहिए जो बिना टेम्पलेट के हमारी मर्जी का न्यूक्लियोटाइड जोड़ दे। एंजाइम को कुछ नहीं बोलना, एंजाइम को एक बीकर में रखो, ठीक है, कंडीशन दो, और उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड डाल दो। वो क्या करेगा? उस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देगा। समझ आ गया? बोलो, समझ आ गया? उसके पास ऑप्शन नहीं है। अब क्या करो, बीकर है, एंजाइम रखा हुआ है, आपने पहले उसको ए में रख दिया, फिर सॉल्यूशन को शिफ्ट करा, सब बाकी न्यूक्लियोटाइड हटा दिए, फिर उसको जी वाले में डाल दिया, उसने अब जी जोड़ दिया, फिर शिफ्ट करा उसको, आपने ए जोड़ दिया। ऐसा कुछ करके हम लोग बना लेते हैं। मतलब ये प्रॉपर कोई प्रोसेस नहीं, भी बस आपको ये समझा रहा हूं। हमें अपने मर्जी का टेम्पलेट चाहिए, सही है, ताकि जो अमीनो एसिड बने अब मैं रिलेट कर सकूं, ठीक है। दूसरी चीज, क्या मैं इस एमआरएनए को उठा के सेल में डालूंगा, रिलेट कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि सेल में ऑलरेडी एमआरएनए और प्रोटीन है। तो मुझे कोई ऐसा मेथड चाहिए जिसमें बिना सेल के मैं प्रोटीन सिंथेसिस कर सकूं बीकर के अंदर। बिना इनके कंट्रीब्यूशन के डिसिफरिंग होती नहीं, पता नहीं चलता। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी मर्जी का एक आरएनए बनाया जिसमें सारे मैंने यू जोड़ दिए। बीकर के अंदर नीरनबर्ग के प्रोसेस के थ्रू मैंने एक अमीनो एसिड की चेन बनाई जिसमें सिर्फ फिनाइल एलानिन जुड़ पा रहा था चेन में। यस और नो? ठीक है, सॉरी, फिनाइल एलानिन जुड़ पा रहा था चेन में, ठीक है। पॉइंट ये है, अब मैं रिलेट कर सकता हूं कि ट्रिपल यू कोड फॉर फिनाइल एलानिन, क्योंकि मुझे इसका कोड पता है, सही है, और मुझे यह पता है कि सिर्फ फिनाइल एलानिन प्रेजेंट है इस चेन में। इसका मतलब ट्रिपल यू कोड फॉर फिनाइल एलानिन। इसका यह भी मतलब है कि सबसे पहले वो वाले न्यूक्लियोटाइड के कोड पता चले होंगे जो होमोपॉलीमर है, ट्रिपल यू, ट्रिपल ए, ट्रिपल जी, ट्रिपल सी। और सबसे पहला अमीनो एसिड का कोड जो डेसिफर हुआ वो फिनाइल एलानिन था। तो नोट में क्वेश्चन ये है, नोट में हम लिख रहे हैं कि फिनाइल एलानिन जो था, फिनाइल एलानिन का जो कोड है वो ट्रिपल यू है, ये फर्स्ट डेसिफर हुआ था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इनके कंट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है? मुझे एक ऐसा एंजाइम चाहिए, नॉर्मल आरएनए पॉलीमरेज नहीं, मुझे एक ऐसा आरएनए पॉलीमरेज चाहिए जो मेरी मर्जी से न्यूक्लियोटाइड जोड़ सके, ठीक है। एचजी कुराना ने कोपॉलीमर होमोपॉलीमर में भी ये एंजाइम यूज करके बनाए, पर इस एंजाइम की डिस्कवरी बैक्टीरिया से किसने करी थी? सिवेरो ओकोवा ने। इसको कई बार ओकोवा एंजाइम कहते हैं, और ये बिना टेम्पलेट के आरएनए बना सकता है। उसके बाद जब वो आरएनए बन जाए, आप टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन बनाओ, उनको आपस में रिलेट करके कोड मैच कर लो किसका किसके लिए। पर उसके लिए आप सेल के अंदर ये काम नहीं कर सकते। सेल के साथ क्या प्रॉब्लम है? सेल में क्या है बेटा? सेल में क्या है? दो प्रॉब्लम है। सेल में एक तो लार्ज नंबर ऑफ आरएनए है, यस, लार्ज नंबर ऑफ आरएनए है। दूसरा क्या है, ध्यान सुनेंगे, सेल में क्या है बेटा? लार्ज नंबर ऑफ आरएनए है, समझ में आ रहा है? दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, सुन लेना ध्यान से। सेल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ आरएनए है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, मैं आपको बता देता हूं दूसरा आपके हमारे पास क्या है। दूसरा ये है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स बनती हैं, और आरएनए का सीक्वेंस डीएनए से डिसाइड करता है। तो मैं इनको आरएनए को प्रोटीन से रिलेट कर ही नहीं सकता। मान लो 200 आरएनए है, 200 प्रोटीन है,
हर कोई किसी दूसरे से रिलेट हो सकता है, तो कभी आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे कि किसका कोड किसके लिए है। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक ऐसा आरएनए जिसका सीक्वेंस हमें पता हो, और कहां बनानी है प्रोटीन, सेल के बाहर। क्लियर है? इससे मैं कोड डेसिफर कर पाऊंगा। जब हमने कोड पता कर लिए, ठीक है, मन कर रहा होगा कैसे कि ये पता करें, नहीं, कोड पता कर लिया अब हमने, ठीक है, तो मेरे पास ये चेकर बोर्ड बना है। चेकर बोर्ड कैसे बना है, सुनना, एक चीज समझना। अगर जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है तो इसने क्या किया समझो। सबसे पहले यहां लिखा है फर्स्ट पोजीशन, इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पर ये वाले हैं। यहां लिखा है सेकंड पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन पर इस बॉक्स में जो भी है, इसका मतलब ये जो बॉक्स है इसकी सेकंड पोजीशन पर यू प्रेजेंट है, ये मतलब है। इस साइड हमने लिखा है थर्ड पोजीशन, तो थर्ड पोजीशन पर सब में यू है, यहां 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 और यहां। ये समझ में आ रहा है? फर्स्ट पोजीशन का मतलब ये होगा कि इस बक्से में सबसे पहले क्या है, सिर्फ यू है, ठीक है। सेकंड पोजीशन का क्या मतलब है, अरे फर्स्ट पोजीशन मतलब सब में सी है, ठीक है। अब मैंने कहा एक काम करते हैं, ट्रिपल यू खोजते हैं कहां है। ट्रिपल यू मतलब फर्स्ट पोजीशन पे यू चाहिए, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे भी यू चाहिए, और थर्ड पोजीशन पे कहां यू, कहां गया थर्ड, ये रहा, ये आ रहा है, इसलिए यहां आ गया। अगर मैं आपसे कहूं ट्रिपल जी खोजते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे जी खोजो, यहां आएगा। सेकंड पोजीशन पे जी, यहां और यहां जी, ये रहा। ऐसे खोजते हैं इनको। मान लो मुझे जीयूजी खोजना है, फर्स्ट पोजीशन पे जी, यहां मिलेगा, सेकंड पोजीशन पे यू, ये रहा जीयूजी। वैलिन के लिए वैलिन और ग्लूटामिक एसिड, याद आया? मुझे मान लो यूजीजी खोजना है, तो फर्स्ट पोजीशन पे यू, सेकंड पोजीशन पे जी, और थर्ड पोजीशन पे जी, ये रहा। ये खोजना समझ में आया कैसे खोजते हैं? ठीक है। अब सुनो, पहली बात, ये सारे याद नहीं करने, कौन से याद करने वो देख लो। सुन लो ध्यान से जो मैं याद करने को लिए बता रहा हूं, आपको याद कौन से करने वो सुन लो बस, और उसमें भी कुछ पे जरूरी करने हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके वो ये हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, बोर्ड पे ध्यान रखो प्लीज। सबसे पहले हमारे पास AUG, ये स्टार्ट कोडोन है, और ये कोड करता है मिथ्योनिन के लिए। किसके लिए कोड है? मिथ्योनिन के लिए। इसके टीआरएनए का क्या कोड होगा? टीआरएनए का कोड UAC, ठीक है। UGG जो है कोड करता है ट्रिप्टोफान के लिए। ट्रिप्टोफान, कौन सा अमीनो एसिड? ट्रिप्टोफान। अब एक चीज याद रखो, इन दोनों के सिंगल कोड हैं, दोनों के, इनके क्या है? सिंगल कोड है, मतलब एक एक कोड ही है। इनका एक कोड है बेटा सिर्फ। अगर आप देखो यूजीजी, यू कहां है, ये रहा, ये रहा ट्रिप्टोफान, सही है। AUG, ए कहां है, ये रहा, यू कहां है, ये रहा, इसमें जी, ये रहा मिथ्योनिन के लिए। तो मिथ्योनिन के लिए और ट्रिप्टोफान के लिए एक एक कोड है, पहले तो याद करना है। तीन ऐसे हैं जिनका किसी के लिए कोड नहीं है, उआ, उगा, उआग। सुनो ध्यान से, वहां कंफ्यूजन होगी, किसी तरीके से याद रखो। उआ, उगा, उआग, ये स्टॉप कोडोन है, ठीक है। क्लियर है? गड़बड़ नहीं करके आना बस। अरे मत करो यार, क्या कर रहे हो, सिर्फ यही पेपर थोड़ी आएगा, इधर दो। उआ, उगा, उआग, ये तीन है हमारे पास, बोर्ड पे ध्यान रखो। ये वाले क्या है? स्टॉप कोडोन है, स्टॉप कोडोन है, ध्यान दो सब लोग, ये वाले स्टॉप कोडोन। हाँ, क्या हुआ? ये ठीक है। इसके लिए बच्चे मत बात करो, नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? उआ, उगा, उआग किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब आ गया, जल्दी से, जल्दी फटाफट से, उआ, उगा, उआग, ध्यान सुनेंगे, किसी के लिए कोड नहीं करता।
सी। डी सुनो ध्यान से, ट्रिपल यू कोड फॉर फिनाइल एलानिन। किसके लिए कोड कर रहा है? फिनाइल एलानिन के लिए। अब मेरी बात सुनो, तीन अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनका हमारे पास एक ल्यूसिन है, एक देखो आर्जिनिन होगा। ल्यूसिन है लाइसिन है, चेक करते हैं। लाइसिन है, अच्छा। इसके 6 कोड हैं, ये देखो, ल्यूसिन, आर्जिनिन और सीरीन, इनके 6 कोड हैं। इनके 6 कोड हैं। कितने कोड है? 6 कोड वाले सिर्फ 3 हैं जिनके सबसे ज्यादा कोड हैं। 6 कोड, कोड याद नहीं करने, मैं कह रहा हूं 6 कोड वाले कितने हैं? 3 हैं। मैक्सिमम के 2 और 4 होते हैं, तो आप वो याद करो जो रेयर है। 6 कोड वाले कितने हैं? 3। आप देखो ल्यूसीन है, उसके अलावा ये रहा सीरीन, यस, और कहां है सीरीन? ये रहा 4, सही है। ये रहा अर्जिनिन, इसके अलावा ये रहा। क्लियर है बेटा? मैक्सिमम के 2 और 4 कोड है, 6 वाले सिर्फ 3 है, ठीक है। और एक 3 वाला भी आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन के पास 3 कोड, ये रेयर बात है। क्लियर? इसके अलावा तुम्हें और क्या याद करना है? जीयूजी कोड फॉर वैलिन एंड जीएजी कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड। कहां पढ़ा? सिक्कल सेल एनीमिया। जीयूजी जीएजी में बदल रहा है, सही है। तो जीयूजी देखो कहां है, यहां पे ये रहा, जीयूजी वैलिन है, कोड फॉर वैलिन। जीएजी ग्लूटामिक एसिड। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? किसी ने वॉबल हाइपोथेसिस सुना है? शाबाश, चलो नहीं बताना, आ जाओ सब पे, बताइए, सब पढ़ लेंगे। लिखो, लिखो। कौन से एग्जाम में है? इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है? नहीं पूछेगा, नहीं, मैं बता रहा हूं क्या पूछेगा वो मैक्सिमम ट्रिपल यू पूछेगा, मैक्सिमम, ठीक है। फिर जीएजी जीयूजी पूछ सकता है, और यूजीजी और एयूजी। अच्छा, उसका फेवरेट एयूजी है क्योंकि वो सबको याद रहता है। पेपर वैसे ही बनाना ना जो सबको याद रहे। हाँ, किसमें? हाँ, वो तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, शायद नहीं, क्योंकि हम, वो नीरनबर्ग का तरीका है कुछ। जल्दी लिख लो भाई, 3 मिनट है सिर्फ। तू कहां जा रहा है भाई? छुट्टी हो गई? लिख लिया? जल्दी लिख। संजय लिख लिया? नहीं लिखता है तो लिख, पढ़े उसको, एनसीईआरटी पढ़, एनसीईआरटी पढ़। तुम कितना बोलते हो तुम लोग यार, चुपचाप पढ़, मत किया करो पढ़ाई, किया करो आपस में, मत बात किया करो। पढ़ो जल्दी से एनसीईआरटी, ये लिख लिया हो तो पढ़ना। सेल फ्री सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सेल में क्या होगा? अगर मैं सेल में प्रोटीन बनाऊंगा अपनी मर्जी का आरएनए डाल के, उसमें पहले से भी तो प्रोटीन है, रिलेट कैसे करूंगा? ठीक है ना? मैंने क्या बताया? मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा करना है कि सिस्टम में एक ही टाइप का आरएनए और एक ही टाइप की प्रोटीन हो, तब रिलेट कर पाएंगे ना किसका लिए कौन सा कोड है। क्लियर है? हाँ, हम ये, इसमें जेनेटिक कोड में बहुत टाइम लगा होगा, हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के डेसिफर किया होगा। वो बोलेगा थोड़ी मुंह से कि मैं इस अमीनो एसिड के लिए कोड करता हूं। उसका एक ही तरीका है, आप कोड बना के चेंज कर करके देखो, और कोई तरीका नहीं है भाई। कोड अपने मुंह से तो बोलेगा नहीं, तो जो वो काम करेगा तभी पता चलेगा। और काम कैसे करेगा? प्रोटीन बनवा के, तो आपको तो बनवानी पड़ेगी उससे प्रोटीन। पर अच्छी चीज क्या है? सिर्फ 20 अमीनो एसिड के लिए कोड है। मान लो अगर 100-200 टाइप के अमीनो एसिड होते तो अभी जेनेटिक कोड खोज ही रहे होते हम। समझ आया? मात्र 20 अमीनो एसिड है ना,
नहीं, ठीक है क्या मिलते? अमीनो एसिड्स? नहीं, अब अमीनो एसिड्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, अमीनो एसिड अगर मिलेंगे तो किस में मिलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में, एनिमल में? कोई प्लांट में मिल सकता है, क्योंकि फूड चेन के अकॉर्डिंग प्लांट से एनिमल जाता है। ऐसा नहीं होगा कि एनिमल में मिल रहा है प्लांट में ना मिले, ऐसा होता ही नहीं है। ये फूड चेन के लॉ को वायलेट कर देगा। ठीक है। हाँ, वायरस? हाँ, वायरस तो मिलेंगे अभी, और अभी तो बहुत वायरस मिलेंगे बेटा। देखो, वायरस हम अपनी लाइफ टाइम में नए वायरस देख पाएंगे, क्योंकि वायरस का लाइफ स्पैन छोटा है ना। जब हम मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात करते हैं, हम उसके हिसाब से 100-200 साल जिंदा है इंसान। अगर हम रियलिटी बोलूं तो 400-500 साल से प्रॉपर टेक्नोलॉजी, या 250 साल की टेक्नोलॉजी हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जोड़ रहे हैं, है ना। क्या चीज? एक्चुअल में कोई सीक्वेंस नहीं है। इनका सिग्निफिकेंस समझाने का सिर्फ एक तरीका है कि ये कैसे हुआ होगा। हम ये समझ रहे हैं कि आपस में रिलेट करना है, तो आपस में रिलेट करने का तभी तरीका है जब आप अपनी मर्जी का आरएनए बना सको। उसके लिए मुझे एंजाइम चाहिए। लास्ट का काम जो है वो नीरनबर्ग से आया होगा। एक्चुअल में क्या है, जब तक प्रोटीन नहीं बनेगी डेसिफरिंग नहीं होगी। इसलिए डेसिफरिंग का रोल किसको दिया उसने? नीरनबर्ग को क्रेडिट दिया, क्योंकि सिवेरो ओक्वा ने एक एंजाइम खोज दिया जिससे हम अपनी मर्जी का क्या बना सकते हैं? आरएनए। अब एक दूसरा साइंटिस्ट है जिसने उससे प्रोटीन बनाने का प्रोसेस खोज दिया। तो जब तक प्रोटीन नहीं बनेगी रिलेट नहीं होगा। इसलिए डिसिफरिंग का क्रेडिट किसके पास है? नीरनबर्ग के पास है। बस हमें इतना याद रखना है बच्चे। हम क्यों ये चीजें बताते हैं ये वाली, ताकि आपको ये याद रह जाए। आप ये भूल जाओ चल जाएगा, आपको ये याद रखना है। तो ये याद तभी रहता है जब हम इसको क्या करते हैं, एक स्टोरी की फॉर्म में बताते हैं। रियल में हुआ ऐसे ही होगा, पर सीक्वेंस नहीं एग्जैक्ट मुझे भी पता। फिर आपस में हाँ होगा, हाँ बिल्कुल होगा। पर इसमें ये एक साइंटिस्ट नहीं, अभी 2-3 साइंटिस्ट और हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ 2-3 का नाम लिखा हुआ है, तो चीज इनकम्प्लीट है वो। जब तक वो टुकड़े और नहीं जुड़ेंगे तो नहीं होगा। ठीक है। हाँ, क्या चीज? अभी तो पढ़ाया नहीं वो, आ रहा हूं। लिख लिया बेटा? ये बनाना नहीं है, ये लिखना है बस। एयूजी याद कर लो, यूजीजी याद कर लो। जल्दी चलो जल्दी, 2 मिनट है। लेक्चर 12। कौन सा 2x पे हो रहा है? ये इसका कौन सा लेक्चर है? 5वां, छठा, 8वां कौन सा है इस चैप्टर? 8वां है, 9वां है? नहीं, संडे से चालू नहीं हुआ है, मंडे से चालू हुआ था। मंडे, अच्छा संडे को हुआ था। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 8वां लेक्चर है। सैटरडे है ना आज, और आज दूसरा है, 8वां लेक्चर। ठीक है, 2 और या 1 और। ठीक है। एक या दो, मतलब असल में क्या है, हम लोग 1.5 घंटे के हिसाब से लिखते हैं ना वो टाइम। जो लिखते हैं 12 या 13 लेक्चर 1.5 घंटे के हिसाब से। ठीक है, वो फर्क है। हाँ बेटा, कराने को तो करा दो, लेकिन कराएंगे कब? मुझे कॉलेज पढ़ानी है पहले अभी। ठीक है, कराते हैं कुछ ना कुछ उसका। है? ऐसा कब बोला उन्होंने? क्या चीज? अच्छा, तो टिश्यू कल्चर तो तुम लोग खुद भी पढ़ सकते हो, आसान सा टॉपिक है। ठीक है।
नहीं नहीं, 10 मिनट का लेक्चर चाहिए उसका, बस क्या याद रखना है, क्या काम का है, बस। उसमें कुछ खास नहीं करना आपने, मैं बताऊंगा क्या करना। अरे मैं कराऊंगा भाई, मेरे मेरे को कराना है, क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ, पिछली स्लाइड दिखाऊं? लिखा नहीं अभी तक? ये ये कुछ नहीं है, काट दे यार, इसका तो कोई काम भी नहीं है। ये तो समझाने की, देख भाई, इनका तेरा कोई यूज नहीं है। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, तू जब दोबारा पढ़ेगा तुझे याद भी नहीं आएगा। ये तो जस्ट ऐसे ही बता देता हूं मैं। काम का सिर्फ ये है और ये है। ये काम का भी ये क्यों बनाएगा? हाँ, ये बना ले, ट्रिपल यू कोड फॉर फिनाइल। ठीक है ना? तुम लोग ऐसे एरो, ये भी ये सब बना लेते हो, कुछ भी बनाते रहते हो। बच्चे समझाते वक्त कुछ तो बताऊंगा, वो है ये। लिख लिया? चले आगे अगली स्लाइड। नेक्स्ट, चलो लिखो ये जल्दी। जिसको सारे याद करने हो कर ले, इतने मिनिमम याद करने हैं। सारे याद नहीं करने, इतने से बन जाएगा। एयूजी स्टार्ट कोडोन है, यूजीजी ट्रिप्टोफान के लिए कोड करता है, लाइसिन, आर्जिनिन और सीरीन 6 कोड है। स्टॉप कोडोन याद कर लो, बस काम चल जाएगा। ठीक है, सही। बाकी तुम्हारी इतने खराब, इतने करने के बाद वो मैच द फॉलोइंग या कुछ होगा, तुमको इतना याद है वो निकाल ले जाओगे क्वेश्चन। ठीक है, लिख लिया? बस एनसीईआरटी पढ़ लो जिन्होंने लिख लिया। माइक्रोब्स दे तो दिया लेक्चर मंजिल में। बेटा पूरे साल मैंने सबसे ज्यादा पढ़ाया होगा, तुझे जोड़ ले कहीं से। और ये मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टार्टिंग से ही सबसे ज्यादा पढ़ाता हूँ बैच में। है 2 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटा 50 मिनट का। हाँ हाँ, पूरा हो जाएगा। है ठीक है, लगाने दे, रुक जा। है पढ़े मैं और नहीं, मैं सब लोग ईमानदारी से पढ़ाया है, वो नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसे ना बोल। नहीं, मैंने सुन, मेरी बात सुन शाम। देख भाई, मेरा अपना तरीका है, मेरी बात सुन ध्यान से, मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का बस। और वो यहां से नहीं है, वो मेरा 2009 वो से वैसा ही है। ठीक है। और अभी क्या है, अभी थोड़ा सा क्या हो गया, हम लोग अब ऑनलाइन पढ़ाने की वजह से हैबिट कम हो गई है। नहीं तो ये सब हम लोग, जैसे अभी मैं थोड़ा थका हुआ फील कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी क्लासेस बताता हूँ, मैं सैटरडे संडे कैसे पढ़ाता था। ड्रॉपर के मेरे पास 3 बैच होते थे, मैं सिर्फ सैटरडे संडे वहां पढ़ाता था। सुबह मैं 8:30 से चालू करता था, और 8:30 में क्लास मेरे घर से वो 50 किलोमीटर दूर होती थी। तो मैं घर से निकलता था 7 बजे, 7:30 बजे। अगर मैं लेट होता था तो मैं खाने का रोल बनवा के बगल वाली सीट पे, तो चला भी रहे गाड़ी और खाना वहीं खा रहे हैं। एक चीज और, उसमें ड्रॉपर के मैं 3 बैच लगातार पढ़ाता था, लगातार 2-2 घंटे के 3 स्लॉट। उसके बाद एक 11th होता था, एक 12th होता था। टोटल में 9 घंटे पढ़ाता था वहां पे, 2 दिन, 9-9 घंटे। और वहां पर 11 12 के साथ ये अच्छा होता है, उन्हें कुछ आता जाता तो है नहीं, उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ, खुश रहते हैं। ठीक है, मेन ड्रॉपर का था। और वहां से 3-4 साल पहले हमने जिस साल पढ़ाया था वहां पे 7 बच्चे थे, सिर्फ 7। हमने फिनिश किया, सबसे ज्यादा बच्चा ड्रॉपर में हमारे पास था, और लगातार उस जगह के टॉपर थे। और वो मैक्सिमम बच्चे किसी दूसरी कोचिंग के थे, क्योंकि जब तक बच्चा कहीं पढ़ता नहीं उसे पता नहीं चलता कौन क्या पढ़ा रहा है। और वहां मैं बायो के टोटल पढ़ाता था, ह्यूमन फिजियो नहीं पढ़ाता था, एवोल्यूशन नहीं पढ़ाता था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ाता था, बायोटेक पूरा। इसको छोड़ के, और 12th में क्या रह गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये छोड़ के बाकी मैं सब पढ़ाता था। और कौन दूसरा टीचर भी तो पढ़ाएगा कुछ है? भरत बस के? हाँ गया हूं एक बार। बेटा वो तो बहुत और पुरानी बात है, इतनी बुरी हालत में है। हमारे टाइम तक बाइक आ गई थी। हीरो बन रहा है, बताओ, आ जाओ। बेटा ये नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं
आप पहले ध्यान से सुनो, यहां इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपने क्या, आप पहले चीजें सीख लो जेनेटिक्स का खासकर। माइक्रोब्स में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे कराने से बहुत फर्क पड़ जाएगा। हाँ उसको देख लो, उसके क्वेश्चंस हैं, किसी को क्वेश्चन मिले उसके नहीं, हाँ वो क्वेश्चन कर लेना बस, आ जाओ। हाँ हाँ सब कराऊंगा, टेंशन न ले। चलो पढ़ाई करो। सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, इधर देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या है, हम जेनेटिक कोड के फीचर पढ़ रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, और ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला फीचर है, देखो ध्यान से, ये हम पढ़ चुके हैं, ये जॉर्ज गैमो ने बोला था, ध्यान सुनो। पहला फीचर है जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है सुनेंगे सब लोग। इसका मतलब है 3 न्यूक्लियोटाइड जिसको हम कहते हैं कोडोन। 3 न्यूक्लियोटाइड ही क्या है, कोड, और उसी कोड को हम क्या बोलते हैं, कोडोन। भाई कोड को ही कोडोन बोल रहे हैं। तो 3 न्यूक्लियोटाइड जो कोड है, जो कोडोन है, वो कोड करता है एक अमीनो एसिड के लिए, कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, यस 1 अमीनो एसिड। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं सुनेंगे ध्यान से। अगर मैं आपसे ध्यान से, अगर मैं क्वेश्चन देता हूं, टोटल कोड प्रेजेंट है 64, टोटल कोड फॉर अमीनो एसिड 61। फर्क समझ में आ रहा है दोनों बातों में। मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल कोड 64 है, टोटल कोड फॉर अमीनो एसिड 61 है। क्लियर है, ध्यान रखना। तो टोटल हमारे पास, टोटल कोड फॉर अमीनो एसिड, टोटल कोड फॉर अमीनो एसिड हमारे पास क्या है, 61 है। क्लियर है, टोटल कोड फॉर अमीनो एसिड क्या है हमारे पास, 61 है। ठीक है, क्लियर है। तो टोटल कोड बेटा हमारे पास कितने, 61 है अमीनो एसिड्स के लिए। क्लियर है। अब देखो, अब हम यहां पर बात करते हैं स्टार्ट कोडोन और इनिशिएटर कोडोन की। ध्यान से सुनना जो मैं बताऊंगा। हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास क्या होता है, एयूजी जो है इज स्टार्ट कोडोन। एयूजी क्या है, स्टार्ट कोडोन है। वो क्या होता है बच्चे, जो जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इससे स्टार्ट होती है। ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है किससे, विद एयूजी, एयूजी से स्टार्ट होती है। इसका मतलब पहला, फर्स्ट अमीनो एसिड मिथ्योनिन आता है, फर्स्ट अमीनो एसिड इज मिथ्योनिन। इसका यह भी मतलब हुआ, जो हम सोच सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में या सारी प्रोटीन में पहला अमीनो एसिड मिथ्योनिन होना चाहिए, पर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से वो हम हटा देते हैं। ठीक है, ऐसी मॉडिफिकेशंस होती हैं, कुछ प्रोटीन में छोड़ते हैं, कुछ में से हटा देते हैं, पर बनता पहला हमेशा मिथ्योनिन है। अब सुनना ध्यान से, ये जो स्टार्ट कोडोन है ये डुअल रोल करता है, एक स्टार्ट कराता है, ठीक है, दूसरा ये बीच में नॉर्मल कोड की तरह भी काम कर सकता है। सही है, बोलो समझ में आ रहा है। तो जैसे मान लो मैंने ये कोड लिखा हुआ यहां पर ए जी, जब भी मेरे पास जहां भी सबसे पहला एयूजी आएगा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, और जब भी मेरे पास स्टॉप कोडोन आएगा वहां रुक जाएगा, चाहे बाद में एक और स्टॉप कोडोन आ जाए इस वाले पे रुकेगा। समझ आ रहा है, ये चीज समझ में आ रही है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि जो इनिशिएटर कोडोन है, स्टार्ट कोडोन का डुअल रोल है। स्टार्ट कोडोन का क्या है, डुअल रोल है। क्या डुअल रोल है, पहला ए, एक्ट एज इनिशिएटर, एक्ट एज इनिशिएटर कोडोन, यस। दूसरा रोल क्या है, एक्ट एज नॉर्मल कोडोन। नॉर्मल कोडोन का मतलब वो बीच में आएगा कहीं पर, सही है, नॉर्मल कोड की तरह भी काम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोड इज इक्वल टू कोडोन इज इक्वल टू 3 न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं आपसे पूछता हूं 100 कोड, इसका मतलब 300 न्यूक्लियोटाइड। 100 कोड इज इक्वल टू 100 अमीनो एसिड, सही है। 100 अमीनो एसिड इज इक्वल टू 100 कोड इज इक्वल टू 300 न्यूक्लियोटाइड। ये गलत मत करके आना, क्योंकि आप कोड कोडोन में कंफ्यूज हो गए, उसी वक्त गलत है वो क्वेश्चन। क्लियर है, 100 कोड का मतलब 300 न्यूक्लियोटाइड, हर कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। स्टॉप कोडोन बताएं, अरे बस मत बताओ,
स्टॉप कोडोन क्या होता है? नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। बोर्ड पे ध्यान रखो, रुक जाओ। स्टॉप कोडोन का मतलब है नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता, ये किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता स्टॉप कोडोन। दूसरी बात सुनो ध्यान से, इसका कोई टीआरएनए नहीं होता है, स्टॉप कोडोन का कोई टीआरएनए नहीं होता है, क्योंकि नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन, इसका कोई टीआरएनए ही नहीं है, स्टॉप कोडोन का कोई टीआरएनए नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज बेटा, स्टॉप कोडोन जो है उनके नाम हमारे पास हैं यूएए, यूएजी और यूजीए। क्लियर है? सही। अब देखो, बस रुक जाओ, देखो मेरी बात सुनो, स्टॉप कोडोन जरूरी है, पर स्टॉप कोडोन कोड नहीं करता, पर जरूरी है। क्यों? उसके बिना ट्रांसलेशन नहीं होगी। अगर हम वहां नहीं रोक पाए तो लास्ट तक जाएगा, और जो फिर प्रोटीन बनेगी वो खराब बनेगी। मुझे प्रोटीन में 100 अमीनो एसिड चाहिए, स्टॉप कोडोन काम नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई, तो हो सकता है 120 अमीनो एसिड बन जाए जहां एमआरएनए खत्म हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन वहीं तक बनती है, यहां से लेकर यहीं तक बनेगी। स्टॉप कोडोन से पहले के अमीनो एसिड लेंगे और यहां से लेंगे, तो अगर स्टॉप कोडोन में म्यूटेशन हो जाए तो ये रुकेगी नहीं, आगे तक जाएगी। किसी भी प्रोटीन में एक दो अमीनो एसिड एक्स्ट्रा हो गए तो काम ही नहीं करेगी। समझ आ रहा है? तो इसलिए स्टॉप कोडोन जरूरी है, बिना उसके कोई काम नहीं होगा। अगर ऐसा होता कि स्टॉप कोडोन लास्ट में लगा होता तब तो चल जाता, पर नॉर्मली क्या होता है, स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन के पहले भी कुछ चीजें होती हैं, बाद में भी कुछ चीजें होती हैं, उन्हें हम कहते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। मतलब किसी एमआरएनए में स्टार्ट कोडोन के पहले वाला काम का नहीं है, स्टॉप कोडोन के बाद वाला काम का नहीं है। तो बाद वाला 3 डैश एंड पर है, पहले वाला 5 डैश एंड पर है, उसको कहेंगे अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसका अमीनो एसिड नहीं जुड़ेगा। सोच पा रहे हैं बात? बोलो, सही है? बोलो, ठीक है। आगे, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। अब ये यूनिवर्सल का क्या मतलब है, सुनो ध्यान से। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, इसका यह मतलब है कि अगर यूजीजी कोड कर रहा है ट्रिप्टोफान के लिए, ट्रिप्टोफान के लिए इन ई कोलाई, तो यूजीजी कोड कर रहा है, कोड फॉर ट्रिप्टोफान इन ह्यूमन सेल ऑल्सो, ट्रिप्टोफान इन ह्यूमन प्लांट सेल ऑल्सो, प्लांट सेल ऑल्सो। अब इस लाइन में गड़बड़ है, यहां पर मुझे यूनिवर्सल ना लिख के नियरली लिखना है। बताता हूं क्यों, जानबूझ के किया मैंने ये। क्या होता है, कुछ ऐसे कोड है जिनकी एक्सेप्शन मुझे प्रोटोजोआ और माइटोकॉन्ड्रिया मिलती है। पहले समझो यूनिवर्सल का क्या मतलब है। यूनिवर्सल का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मैंने आपको कोई वर्ड लिख के दिया, जैसे साइंटिफिक नेम इज यूनिवर्सल, सब जगह उसका वही मतलब निकलेगा। ये चीज समझ में आ रही है? क्लियर है? ऐसे ही क्या है, यूजीजी ई कोलाई में ट्रिप्टोफान जुड़वाता है, तो ह्यूमन में भी जुड़वा रहा है, मीजोफिल में भी, सेल में भी जुड़वा रहा है। इससे फायदा क्या है, बायोटेक पॉसिबल है, क्योंकि बायोटेक में आप जीन डालते हो, एमआरएनए नहीं डालते, कोड नहीं डालते, आप सीधे जीन डालते हो, जीन एमआरएनए बनाएगा। अगर एमआरएनए बिल्कुल ह्यूमन जैसा बना तो वैसी प्रोटीन बन पाएगी। क्यों? क्योंकि ई कोलाई की भी मशीनरी बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमारे सेल की, क्योंकि उसके अंदर भी वही कोड रीड करके वही अमीनो एसिड जोड़े जाते हैं। मान लो अगर यूजीजी हमारे अंदर ट्रिप्टोफान के लिए काम कर रहा है और ई कोलाई में ग्लाइसिन के लिए काम करता, तो आप अपना डीएनए अगर ई कोलाई में डालते तो अलग प्रोटीन बना के देता ना। सही है? तो बायोटेक सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल है, बायोटेक नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग सिर्फ इसी प्रॉपर्टी की वजह से फिजिबल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग ओनली पॉसिबल बाय दिस, ओनली पॉसिबल बाय दिस, इसी की वजह से हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल है। यहां तक कोई डाउट है? बताओ। सही है? अब सुनो, हमने लिखा है नियरली यूनिवर्सल, इसका मतलब कुछ प्रोटोजोआ हैं, खास एक पैरामीशियम होता है मेनली, कुछ प्रोटोजोआ हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें कुछ एक दो एक्सेप्शंस हैं। उसमें क्या है?
हमारे पास सम एक्सेप्शंस है, एक दो एक्सेप्शन है, ज्यादा नहीं है। तो जेनेटिक कोड के मैंने 4 फीचर बताया अभी तक। सबसे पहले बोला जेनेटिक कोड क्या होता है, ट्रिपलेट। उसमें एक इनिशिएटर कोडोन होता है, उसमें एक स्टॉप कोडोन होता है, और जेनेटिक कोड नियरली यूनिवर्सल है। अगर मान लो एक्सेप्शन नहीं होती तो फिर यूनिवर्सल होता। जैसे मान लो मैं बताता हूं, यूजीजी, सॉरी यूजीजी जो है ट्रिप्टोफान के लिए ह्यूमन सेल में है, उसमें क्या नाम है, पैरामीशियम में वो स्टॉप कोडोन है, समझो। तो एक्सेप्शन वहां है बस, माइटोकॉन्ड्रिया और पैरामीशियम में। क्लियर है, समझ आया इसका मतलब? इसका क्या मतलब हुआ, आप सबके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हो, जीन डाल सकते हो, उन दोनों के अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि जहां पर वो अमीनो एसिड आएंगे कुछ और जोड़ेगा वो। समझ आया? उसको नहीं यूज कर सकते एज अ होस्ट सेल। क्लियर है? क्योंकि उसकी मशीनरी ये काम नहीं कर रही। लोग नोट करो जल्दी जल्दी, फास्ट। कुछ और लिखवा दिया भाई? वही रुक जाएगा, रुक गया। मान लो इनिशिएटर पे चालू भी किया, जो बना वो बेकार चीज है, यूजलेस है। चार पांच मान लो अमीनो एसिड बन भी गए, बेकार है वो, ट्रांसलेशन हो भी गई, किसी यूज का नहीं है। हाँ बच्चे, हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं वहां वो क्या करता है एक्चुअल में, क्या होता है, जो हमने कैप लगाई थी ना, वो कैप सही मदद करेगी। अब जो हमने यहाँ कैप लगाई थी, वो कैप राइबोसोम पर ऐसे प्लेस करेगी कि पी साइड पे ये पहले वाला एयूजी आता है, वो सही फिटिंग होती है उसकी राइबोसोम पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि रैंडम नहीं है कि यहां से चालू कर देगा, ऐसा नहीं होता। अगर इस पे म्यूटेशन हो गई, फिर यहां से चालू करना पड़ेगा और प्रोटीन खराब हो जाएगी। ठीक है, बोलो जल्दी कर लो जल्दी। हाँ बेटा, हाँ हमारे ह्यूमन के माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटिस्ट की बात हो रही है। वहां पर कुछ ऐसे कोड्स हैं जो यूनिवर्सल नहीं है, सबके माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया इन जनरल बात हो रही है। लिख लिया? बेटा नियरली यूनिवर्सल का मतलब क्या है, कि जैसे एमआरएनए में कोड है, वो कोड कोई अमीनो एसिड जोड़ता है, तो सबके एमआरएनए में, चाहे हमारा हो, ह्यूमन का हो, बैक्टीरिया हो, सब में वही कोड है। ठीक है, क्लियर है? हाँ नहीं मिलती होती तो नहीं करते। लिख लिया? हाँ बेटा, वो असल में क्या होता है, एमआरएनए लास्ट से टूटना चालू कर देता है, तो हम चाहते हैं वो वाला रीजन टूट जाए जो काम का नहीं है, वहां से वो टूटना चालू कर देता है। तो हम ये चाहते, 3' एंड से टूटता है, हम ये चाहते हैं वो इससे ना टूटे, मेन वाला। जितनी ज्यादा देर तक वो उसको खाएगा, मेन वाला बचा रहेगा, उतनी देर तक प्रोटीन बनती रहेगी। ये करते हैं। अभी आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ। कॉन्टिगुअस का मतलब क्या होता है, और उसको कॉमा फ्री भी कहते हैं। जल्दी कर लो यार, कॉमा फ्री, कोई गैप नहीं। चलो लिख लिया? थोड़ा जल्दी लिखो बेटा, आप लोग बहुत धीरे लिखते हैं, आराम आराम से। ऐसे तो अगले साल के लिए फिजिकल के लिए वापसी आ जाएंगे सर्वेसर, जब तक मैं सिलेबस कराऊंगा, है ना? जल्दी करो।
है कंपेरेटिव कॉम्प्लीमेंटेरिटी का मतलब ए के सामने टी जोड़ना, जी के सामने सी जोड़ना, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए रेप्लिकेशन में तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी है, पर ट्रांसलेशन में नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि वो प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, और वो न्यूक्लिक एसिड है। कोडोन कोड एक ही बात है। कोडोन का मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड, वही कोड है। हो गया। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री क्या है? ये क्या होती है सिलेबस में? सोल्स है तुम्हारे सिलेबस में? ऐसा सोल कहां से आ गया अचानक से? स्कूल में तो कराते थे सोल ना तुम्हें। हाँ भाई, हो गया, चलो आगे चल रहे हैं। क्या भाई? हाँ नींद आ रहा, कोई बात नहीं। हाँ है बेटा। मेरा 4:30 बजे क्लास और है, तुम तो खाली हो जाओगे। हैं? हाँ, तू 3 दिन पहले से खाना छोड़ देगा ना? है? हाँ, 3 दिन पहले से। है? हाँ हाँ। तूने क्या काम किया ऐसा? पढ़ाया कहाँ भी? स्लाइड तो बदलूं? आ जाओ, ये हो गया है? जल्दी करो। पीछे इतने सारे बच्चे सो के उठ गए, पानी वानी पिया है, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी लिखो। हाँ हाँ, मैं जगा दूंगा जब आगे पढ़ाऊंगा। ज्यादा तो लग्जरी नहीं फील कर रहा है यहाँ पे? है? यार कौन सा उड़ा दिया। आ जाओ, इधर देखेंगे। ओए, इधर ध्यान दो सारे। इधर देखो सारे, हमने जेनेटिक कोड लिखा है यहाँ पे, विदाउट पंचुएशन, वही बता रहा हूं। इधर देखो सब लोग, इधर देखो सब लोग, देखो मेरी बात सुनो। जेनेटिक कोड को राइबोसोम की मदद से टीआरएनए राइबोसोम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और अमीनो एसिड जोड़ते हैं। तो सबसे पहले उनको यह देखना होता है स्टार्ट कहां से करना है। उन्होंने कहा हम एयूजी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले के न्यूक्लियोटाइड आप छोड़ सकते हो। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो आप ऐसे 3-3 पढ़ते आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे मेरे पास यहां जीएजी है, मैंने ये छोड़ के आगे के 2 पढ़ दिए। सही है? किसी तरह का कोई गैप नहीं होता। एक बार स्टार्ट कर दिया तो 3-3 करके आपको पढ़ना है। सही है? इसीलिए कहते हैं जेनेटिक कोड इज विदाउट पंचुएशन, मतलब कॉमा वॉमा नहीं होता। और उसको रीड करते हैं, रीड इन अ कंटिन्यूस मैनर, रीड इन अ कॉन्टिगुअस लिखते हैं, कॉन्टिगुअस मैनर, मतलब उसको लगातार रीड किया जाता है। एक बार चालू कर लिया, लगातार 3-3 करके रीड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको रीड ना करो, यहां से रीड कर लो, ऐसा नहीं होता। आपको 3-3 करके ही रीड करना पड़ेगा। क्लियर है? सही है। अगर ऐसा होता तो जहां स्टॉप कोडोन आता, जहां हमें दिखा यूजीए, ठीक है, यू को छोड़ दिया, जीएसी पढ़ लिया। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, स्टार्ट हमेशा स्टार्ट कोडोन से करेंगे, उसके बाद लगातार रीड करेंगे। एक और प्रॉपर्टी होती है कि जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होता है। अभी करा रहा हूं, जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग। अब सुनो ध्यान से,
जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने इसको ये कोड बना दिया है, यहां पर बोर्ड पे ध्यान रखो बेटा, AGCAGUA, ऐसे ऐसे करके मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, ऐसे करके पढ़ रहा हूं। ऐसा नहीं होता, मुझे जब भी रीड करना है तीन तीन करके रीड करना है, ऐसे ऐसा नहीं होता मैंने ये तीन पढ़ लिया, फिर मैंने क्या करा, ये तीन पढ़ लिया, फिर यहां से उठा के ये तीन पढ़ लिया, ऐसे। ये ओवरलैपिंग होती है। समझ आया ओवरलैपिंग? समझ में आ रहा है क्या किसको कह रहा हूं? ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का मतलब ये ऐसे ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जैसे ये तो नॉन ओवरलैपिंग है, ये तीन तीन करके पढ़ रहे हो ना आप, ये क्या है? नॉन ओवरलैपिंग है। जेनेटिक कोड में नॉन ओवरलैपिंग होती है, मतलब कोड को तीन तीन करके रीड करते हैं, ऐसा नहीं ये तीन पढ़ लिया तो अगले वाले कोड में इसका कोई यूज करेंगे। क्लियर है? सही है। तो जेनेटिक कोड में क्या होती है? नॉन ओवरलैपिंग। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जेनेटिक कोड के, एक डी जनरेट है और एक अनएम्बिगुअस है। दोनों को समझो क्या है, ये ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे। जेनेटिक कोड इज डी जनरेट का मतलब है कि हमारे पास एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोड होते हैं, हैव मोर देन वन कोड, मोर देन वन कोड। मतलब क्योंकि क्या है, टोटल कोड कितने हैं? टोटल कोड कितने हैं? 61। टोटल अमीनो एसिड कितने हैं? 20। सही है। मान लो मैं आपको ऐसा दे देता, जेनेटिक कोड इज डबलेट 15 अमीनो एसिड, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट 63 अमीनो एसिड। इस केस में डी जनरेट नहीं होता। रीजन क्या है? हर अमीनो एसिड के पास एक कोड होता। अभी अमीनो एसिड 20 हैं, कोड 61 है, तो कुछ कुछ अमीनो एसिड है जिनके पास ज्यादा कोड है। अगर मुझे इस बात की एक्सेप्शन लिखनी है, इस बात की एक्सेप्शन लिखनी है, तो डी जनरेसी की एक्सेप्शन होगा वो अमीनो एसिड जिनके सिंगल कोड है। यस, समझ में आया? तो एक्सेप्शन ऑफ डी जनरेट क्या होगा? अमीनो एसिड जिनके पास क्या है? सिंगल कोड है। अमीनो एसिड जिनके पास क्या है? सिंगल कोड है, उसको हमने क्या बोल दिया? जेनेटिक कोड डी जनरेट है। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस का मतलब समझो। हमारे पास हम कोड में दिखा रहा हूं आपको, ऐसे मैंने तीन कोड लिख दिए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक कोड दो अमीनो एसिड के लिए हो, ये नहीं होता। मेरी बात समझो। अनएम्बिगुअस का मतलब है एक कोड फॉर वन अमीनो एसिड। सही है। हम लिखते हैं कि एक कोडोन कोड फॉर वन अमीनो एसिड ओनली। मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि ये ट्रिपल जी दो अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर सकता, कंफ्यूजन हो जाएगी ना। एम्बिग्विटी होता है कंफ्यूजन। अगर ट्रिपल जी आया, ये आया तो ग्लाइसिन जुड़ेगा, ये आया तो ग्लाइसिन जुड़ेगा। अगर ऐसा हो जाए कि जीजीयू में कभी ग्लाइसिन कभी टायरोसिन जोड़ दे, कंफ्यूजन हो गई ना। इसीलिए कहते हैं जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस है। एम्बिग्विटी क्या है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन नहीं है। एक अमीनो एसिड के पास एक से ज्यादा कोड हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? बात समझ में आ रहा है? एक अमीनो एसिड के पास एक से ज्यादा कोड हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक कोड सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। क्लियर है? इसलिए इन दोनों को पैरेलल समझाते हैं। ऐसा होगा, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ये बोलो, नोट करिए जल्दी से। ये मत लिखो अगर आपको नहीं लिखना है, ये चल जाएगा। आपको वो लिखना है अगर समझ आ गया है तो। और नॉन ओवरलैपिंग आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, ठीक है? क्योंकि इसकी भी एक्सेप्शन है एक नॉन ओवरलैपिंग की, वायरस। यहां नहीं है, दूर दूर तक नहीं आपके सिलेबस में कहीं। हाँ बेटा बोल। कुछ वायरस होते हैं उनमें होती है एक्सेप्शन। वायरस बहुत स्पेशल चीज है।
नेचर ने बहुत बढ़िया बनाया उसे। हाँ हाँ। एक्चुअल में क्या है कि उसके पास मान ले कोड टोटल है ना 40 अमीनो एसिड के लिए कोड है, पर वो बना 60 अमीनो एसिड रहा है, तो कुछ हिस्सा बार बार यूज हो रहा है उसका, कुछ ऐसा गड़बड़ करता है वो। पर नहीं करना, तुम लोग क्यों कंफ्यूज हो गए? डी जनरेट का मतलब होता है कि एक अमीनो एसिड जो है उसके पास क्या है, तू रिलेट कर रही होगी डी जनरेट ऑर्बिटल से, पर उसमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल चाहिए ना, तब डी जनरेट बोलेगी ना। सेम यहाँ पे भी डी जनरेट का यहाँ पर मतलब है कि मेरे पास एक अमीनो एसिड के पास एक से ज्यादा, मतलब ये सारे कोड एक अमीनो एसिड के हैं, सेम के लिए वो उस तरीके से सेम है, कई कोड सेम अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, यस, मल्टीपल कोड होना है। बेकार, कोई काम नहीं। रोल है, बोल दे पर काम नहीं करेगा, अनट्रांसलेटेड रीजन है। रोल है एफिशिएंट ट्रांसलेशन। कैसे बताएंगे? नहीं नहीं, उसमें कोड तो है पर उससे कोड उसको यूज नहीं कर रहे हैं। मान ले अगर अगर मैं एयूजी से पहले एयूजी से पहले कुछ लिख दूं, ये एयूजी है, एयूजी से पहले मैं ट्रिपल जी लिख दूं, ये कोड तो है ना अमीनो एसिड के लिए, पर ये यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्टार्ट यहां से करना है। समझ में आया? तो कोड तो है वो। चले आगे। कौन कोड आ जाता है? नहीं, यूटीआर बताऊंगा अभी। अभी तो तुमसे पूछूंगा कि एक डीएनए से कितने तरह की प्रोटीन बन सकती हैं, है? ये वाला दोबारा बताऊं? सुन मेरी बात सुन। एक अमीनो एसिड के कितने कोड हैं? एक, दो, तीन। मतलब एक अमीनो एसिड के बहुत सारे कोड हो सकते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड कितने हैं? 20 कोड है ज्यादा। पर एक कोड सिर्फ एक अमीनो एसिड का हो सकता है, दो का नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि जी जी होगा तो मैं ये दोनों में से कोई भी जोड़ दूंगा। क्लियर? अरे जल्दी बोलो। ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट है बेटा। एक्सेप्शन ऑफ डी जनरेशन वो है अमीनो एसिड जिनके सिंगल कोड है। कौन कौन है वो? मिथ्योनिन। यस। एक्सेप्शन मतलब हम कह रहे हैं कि बहुत सारे अमीनो एसिड हैं जिनके कई कोड हैं, तो इस बात की एक्सेप्शन कौन से अमीनो एसिड होंगे? जिनके सिंगल कोड होंगे। सिंगल कोड वाले कौन से हैं? मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफान। नहीं समझ में आया? कौन सा? ये तो पढ़ाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तू कहां था तब? तो तू देख लियो उसमें से। ये वाली लग्जरी भी है, ये वाली नहीं है भाई। देख लो, नहीं आएगा फिर बताऊंगा। ठीक है, चले आगे। खत्म? आज का काम खत्म नहीं? नहीं अभी नहीं। आओ भाई, लिख लिया? इधर देखें सब लोग, बेटा प्लीज शांति से पढ़ो। म्यूटेशन बता रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान रखो। म्यूटेशन बता रहे हैं, और यहां पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन समझनी है, और इसके क्वेश्चंस आएंगे, पहले बता रहा हूं। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट का आया हुआ है। मैं आपको क्या करूंगा अभी, सुनो ध्यान से। बस मत बोला करो यार। हाँ, कुछ और नाम बोलते हो तो। उसने जो बोला वो मैं बोल रहा हूं ना। डी जनरेट एक वर्ड है, इसका मतलब है एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोड, बस, या बहुत सारे कोड्स एक अमीनो एसिड के लिए। ये वर्ड के मीनिंग है, मैं क्या करूं इसका बता। ये कोई ऐसा इंग्लिश का वर्ड थोड़ी है, वो तो एक्सप्लेनेशन है उसकी। बोर्ड पे ध्यान दो सारे। इधर देखो सब लोग। सबसे पहले पॉइंट म्यूटेशन क्या है? चेंज एट सिंगल न्यूक्लियोटाइड। चेंज एट सिंगल न्यूक्लियोटाइड। हमने सिंगल न्यूक्लियोटाइड पर चेंज करना है। बोर्ड पे फोकस करेंगे।
चेंज एट सिंगल न्यूक्लियोटाइड, उसको हम क्या बोल रहे हैं? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन कितने टाइप की है उन सब पे बात करने वाले हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन, एक क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसका एग्जांपल है सिक्कल सेल अनीमिया। सिक्कल सेल अनीमिया में सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज होता है। दूसरी है हमारे पास डिलीशन और एडिशन। डिलीशन और एडिशन। अब जो जो सवाल पूछूंगा बेटा प्लीज ध्यान से सुनो। मैं ट्रांसलेशन कल ही कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा, पर अगर मैं जेनेटिक कोड के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुन लो, ठीक है? जो मंथन में मैंने वो दी थी, क्या नाम है इसका, डोपा वाला, मैं अभी सॉल्व करूंगा आपके लिए, ताकि उसके क्वेश्चंस आपको आ जाए समझ में, ठीक है? पहले ये समझ लो ध्यान से। हमारे पास क्या, हम बात कर रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन की। पॉइंट म्यूटेशन का क्या मतलब होता है? मैं चेंज कर रहा हूं किस पे? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि फ्रेम किसे कहते हैं। फ्रेम किसे कहते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। हमारे पास अगर मैं ये 3-3 रीड कर रहा हूं, ऐसे में 3-3 रीड कर रहा हूं, ये पहला फ्रेम होता है। हाँ, जेनेटिक कोड कंटिन्यूस। चलो इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो प्लीज। हमने लिखा AAU, उसके बाद GCC, AU, A, आगे CAU, GGA। अब सुनो ध्यान से, मत बात कर भाई। दूसरा फ्रेम ये है, एक छोड़ के हमने चालू किया, तो दूसरे फ्रेम में हमारे पास आ गया AUG पहले, उसके बाद CCA, UAC, AUG, AUG के बाद GAC, ठीक है? जब स्टॉप कोडन आएगा रोकेंगे। तीसरा फ्रेम ये है, यहां से छोड़ के एक एक लिखेंगे ऐसे, ये तीसरा फ्रेम है। ये हमारे पास तीसरा फ्रेम है। तीसरा फ्रेम क्या है? UGC, CAU, ACA। देख लो, UGC, CAU, ACA और UGG, ठीक है? अब सुनेंगे सब लोग ध्यान से। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये सब कोड है, ये कोड है, ये कोड है। एक एमआरएनए में 3 अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड होता है। अगर मैं ये वाला फ्रेम बनाऊंगा तो अलग कोड चलेंगे, ये वाला फ्रेम लूंगा तो अलग कोड चलेगा, ये वाला फ्रेम लूंगा तो अलग कोड चलेगा। एक सिंगल एमआरएनए में 3 अलग अलग प्रोटीन बनाने के लिए कोड होते हैं। ये बहुत स्पेशल बात है, और ये तभी पॉसिबल है, आप समझो ध्यान से, ये 3 अलग अलग प्रोटीन बनाने के लिए कोड है। पर मैं कौन सा फ्रेम का मतलब ये नहीं होता, फ्रेम का मतलब है मैंने कौन सा लिया है फ्रेम। मतलब मान लो मैंने ये फ्रेम 1 है, ये फ्रेम 2 है, और ये फ्रेम 3 है, तो एक एमआरएनए में 3 अलग अलग फ्रेम होते हैं। 3 अलग अलग फ्रेम मतलब 3 अलग अलग प्रोटीन आप बना सकते हो एक एमआरएनए से। पॉइंट ये है, इनहेरिटेंस कहता है कि एक डीएनए से एक प्रोटीन बननी चाहिए। तो नेचर ने क्या किया? नेचर ने बोला एक काम करो, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड सिलेक्ट करो। समझ आ रहा है? और जब एक स्ट्रैंड ने एमआरएनए बना दिया तो कोई एक फ्रेम सिलेक्ट कराओ, और उसको सिलेक्ट कराते हैं एयूजी से। समझ आया मैंने क्या बोला? समझ आया मैंने क्या बोला? मैं ये कह रहा हूं एयूजी का काम है उस फ्रेम को सिलेक्ट कराना जिससे प्रोटीन बनेगी, नहीं तो इनमें से किसी से भी बन सकती थी। स्टॉप कोडोन, ध्यान सुनेंगे, स्टॉप कोडोन 3 है, स्टार्ट कोडोन 3 क्यों नहीं है? अगर 2 स्टार्ट कोडोन होते तो पता चला एक इस फ्रेम में बैठा है, कोई उस फ्रेम में बैठा है, कभी इसकी प्रोटीन बन रही है, कभी उसकी प्रोटीन बन रही है। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? एक सिंगल डीएनए में 6 प्रोटीन बनाने का कोड होता है। सबसे पहले 2 स्ट्रैंड होते हैं, 2 से 2 एमआरएनए बन सकते थे, और एक एमआरएनए में 3 है। तो नेचर ने कहा 6 नहीं बनानी, एक बनानी है। तो पहले उसने कहा कि एक ही स्ट्रैंड की कॉपी बनेगी, 3 कट गई।
फिर उसने कहा तीनों में से भी एक फ्रेम सिलेक्ट करेंगे, दो और हटा दिया ऑप्शन। और फ्रेम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? जिसमें एयूजी होगा। अच्छा, अगर दो यहां पे एयूजी होता, जो पहले आएगा, समझ में आ रहा है? जो पहले आएगा। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलो। अच्छा, अगर जेनेटिक कोड, ध्यान सुनेंगे, अगर जेनेटिक कोड क्वाड्राप्लेट होता तो 4 फ्रेम होते। सही है? फ्रेम भी 4 बनते। सही है? अच्छा, स्टॉप कोडोन हमने ज्यादा इसलिए रखे कि अगर कहीं म्यूटेशन कुछ हो जाए तो काम चल जाए। स्टार्ट कोडोन एक्स्ट्रा इसलिए नहीं रखे क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता, इसलिए स्टार्ट कोडोन हमेशा एक होता है, स्टॉप कोडोन एक से ज्यादा पॉसिबल है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। अब फ्रेम समझ में आ रहा है? कितने फ्रेम है? 3। कितने फ्रेम है? 3। तीनों में से कोई भी फ्रेम चल सकता है, लेकिन वही चलेगा। ठीक है। अच्छा, मेरी बात सुनो, हमने नेचर पे छोड़ दिया, तो किसी भी फ्रेम को सिलेक्ट कर ले। ठीक है, नेचर ने कभी ये फ्रेम सिलेक्ट किया, प्रोटीन बनाई, ये फ्रेम सिलेक्ट किया, ये प्रोटीन बनाई, ये फ्रेम सिलेक्ट किया, ये प्रोटीन बनाई। मेरे काम की सिर्फ ये है, मान लेते हैं, क्योंकि एक ही प्रोटीन काम की होगी, इसका मतलब हर 3 में से 2 प्रोटीन खराब बन रही है। इसका मतलब ये हुआ एयूजी की वजह से प्रोसेस को एफिशिएंट बना रहे हैं। समझ आया किसी को? ऊपर से गया? मैंने क्या बोला? हर 3 में से 2 प्रोटीन खराब बन रही है, काम ही नहीं कर रही, तो मैं हर बार 3 बना रहा हूं, कोई एक काम करनी है, इससे अच्छा एक ही बनाऊं। इसका मतलब अगर स्टार्ट कोडोन नहीं होता, प्रोसेस 33% एफिशिएंसी पे आ जाता। समझ आ रहा है? ये स्टार्ट कोडोन के। अच्छा, स्टार्ट कोडोन से एक प्रॉब्लम जरूर हुई है, उसके आगे के न्यूक्लियोटाइड वेस्ट हो गए। सही है? उसे यूटीआर कहते हैं, इसीलिए कहते हैं यूटीआर हेल्प इन एफिशिएंट ट्रांसलेशन। यूटीआर नहीं करो तो बाय डिफॉल्ट बना है, एफिशिएंट ट्रांसलेशन एयूजी करता है, क्योंकि एयूजी की वजह से फ्रेम सिलेक्ट हो रहा है, बाकी के फ्रेम रिजेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इसकी प्रोटीन बनेगी, बाकियों की प्रोटीन नहीं बनेगी। यहां तक कोई दिक्कत? अब गड़बड़ कहां होती है? अगर मैं एडिशन डिलीशन चालू करूं, ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं गलती से ये इसके बाद मान लो एयूजी है, सीसी है, यहां पर मैं जी जोड़ दूं, ऐसा देखो, एयूजी पढ़ा, सीसीए पढ़ा, या मैंने जी जोड़ दिया, तो क्या पढ़ूंगा? जीयूए। जीयूए इसमें से कौन से फ्रेम में है किसी में? फर्स्ट वाले में है जीयूए? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर लिखा गलत है कहीं। अरे रुक जा 1 मिनट बेटा, ये एयूजी है, ये सीसीए है, मैंने यहां जी जोड़ दिया, इसका मतलब इस वाले फ्रेम में होना चाहिए, इससे पहले वाले में। पहले वाला क्या था? ए यू जीसीसी ए यू ए, ठीक है, उसके बाद सी ए यू, हाँ ठीक है ना, ये आएगा सी ए यू। मान लो मैंने यहां लगा दिया जी, तो ये वाला तो बदल गया, इसके आगे ये वाला फ्रेम चलेगा, सी ए यू है, ये रहा। मान लो मैंने यहां जी घुसा दिया बीच में, उससे आ गया मेरे पास क्या? जी यू ए आ गया, फिर कौन सा फ्रेम चल गया? सी ए यू जी जी ए, तो ये वाला फ्रेम चल गया। समझ आ? इसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट होना। और टोटल 3 शिफ्ट पॉसिबल हैं। समझो इधर, जैसे मान लो ये एनसीईआरटी इसको ऐसे देती है, मान लो लिखा हुआ है राम हैज रेड कैप, ये 3 वर्ड, ये कोडोन है एक तरीके से, ये सब क्या है? कोडोन है। इसने बोला एक काम करो, यहां से आर को गायब कर दो, आर को गायब कर दो। आर को गायब करेंगे तो ये वाला फ्रेम चलेगा, यहां पर आर को गायब कर दिया है इसने, फिर यहां इसने आर और ई को गायब कर दिया है, तो आर और ई को गायब किया तो डीसीए चलेगा, ये देखो ये चला। जब उसने पूरा आर ई डी उड़ा दिया है, तो फ्रेम वही आ गया, आगे का कैप आ गया, लेकिन एक अमीनो एसिड कम हो गया। यस, एक कोड कम हो गया, तो इसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तब होती है जब आप 1 या 2 न्यूक्लियोटाइड कम कर दो या बढ़ा दो, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 3 न्यूक्लियोटाइड कम करोगे, फ्रेम वही रहेगा, या तो अमीनो एसिड बढ़ेगा या घटेगा। समझ आ रहा है? यहां पर देखते हैं, मेरे पास या देखो, मैंने यहां बीच में बी जोड़ दिया, तो बी आर ई आ गया, फिर डीसी आ गया, फिर बी और आई जोड़ा है, बी और आई जोड़ा, देखो बी और आई जोड़ दिया, तो आर बी और आई जोड़ दिया यहां पर, तो बी आई आर ईडीसी, ये रहा।
समझ में आ रहा है? देखो BIR जोड़ दिया तो क्या हो गया, EDC AP, ये हो गया। फिर मैंने BIG जोड़ दिया तो फ्रेम वापसी वही आ गया, आगे वाला तो ठीक था। इसका मतलब म्यूटेशन आगे की तरफ होगी, पीछे वाले पे नहीं फर्क पड़ेगा। जिस पॉइंट पर म्यूटेशन होगी उसके बाद के फ्रेम बदलेंगे, ठीक है। अब देखो गड़बड़ क्या क्या हो सकती है। मान लेते हैं म्यूटेशन में हमने एक एडिशन कर दी, प्रोटीन खराब बन गई, उसे कहते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस मतलब प्रोटीन खराब हो गई। अच्छा, अगर मैंने डिलीशन या एडिशन किया, गलती से स्टॉप कोडोन बन गया, उसे कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन, क्योंकि स्टॉप कोडोन का एक और नाम है नॉनसेंस कोडोन। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या पढ़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं, ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूं मैंने यहां गलती से ए लगा दिया तो फ्रेम सिलेक्ट हो गया UAA, यहीं रुक जाएगी प्रोटीन। ऐसी म्यूटेशन को कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन, क्योंकि नॉनसेंस कोडोन बन के वहीं रुक गया। समझ आया? अच्छा, कई बार क्या होता है जब मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं ना, सब्स्टिट्यूशन में म्यूटेशन तो करता हूं, लेकिन जो मैं न्यूक्लियोटाइड बदलता हूं ना, वो उसी अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि डीजनरेट की प्रॉपर्टी है हमारे पास। मान लो आपने GUG कोड किया था वैलिन के लिए, आपने क्या किया, GUC कर दिया म्यूटेशन से, पर अभी भी ये वैलिन के लिए है, फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ आया? देखो नेचर ने कहां कहां म्यूटेशन रोकी है, मैं समरी दे रहा हूं, जिसके समझ में आए ठीक। ये जो हमने स्टार्टिंग से रेप्लिकेशन पढ़ा है वहां से समरी दे रहा हूं, जो मेरी एनालिसिस है जेनेटिक्स की वो बता रहा हूं आपको। सबसे पहले नेचर ने सोचा है DNA रेप्लिकेशन के वक्त कि म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, उसके लिए उसने DNA डैमेज रिपेयर और प्रूफ रीडिंग चालू किया। दूसरा, नेचर को यह भी पता है कि मैं ट्रांसक्रिप्शन में प्रूफ रीडिंग नहीं करूंगा और मुझे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक DNA से दो स्ट्रैंड है ना, एक ही स्ट्रैंड की कॉपी बननी है, पर RNA एक नहीं बनाता। मुझे RNA में 50 बना के भेजता हूं उसी से। रीजन बता रहा हूं क्यों। मुझे इंसुलिन चाहिए, पर इंसुलिन की 50,000 कॉपी चाहिए बहुत कम समय में। तो मैं कैसे काम करता हूं, मैं उसकी जीन से मैं बनाऊंगा 1000 mRNA, और हर एक mRNA पर मान लो मैं मल्टीपल में इंसुलिन बना रहा हूं, तो इसे कहते हैं एम्पलीफाई कर दिया चीज को। समझ में आया मैंने क्या बोला? एक से एक ही जगह से मैं बहुत सारे। तो होता यह है कि प्रूफ रीडिंग ट्रांसक्रिप्शन में हम करते ही नहीं है। mRNA गलत बने, जाने दो, भाड़ में जाए, हम नया बना लेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि mRNA वैसे भी टूटना है, हमें ठीक क्यों करना उसे। मान लो एक फोटो कॉपी कर रहे हैं, दुकान पे होता है ना फोटो कॉपी वाले पे, 5 कॉपी गलत निकल गई, क्या हो गया, मैं और कर लूंगा ना। बुक में गलती नहीं होनी चाहिए, सही है। तो सबसे पहले नेचर ने कहा हम प्रूफ रीडिंग करेंगे, DNA डैमेज रिपेयर करेंगे। फिर नेचर ने कहा, ये भी बढ़िया हो गया, नेचर ने कहा कि हम ये भी जानते हैं कि कुछ DNA नॉन कोडिंग है, तुम वहां म्यूटेशन करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब नॉन कोडिंग रीजन पे म्यूटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नेचर ने कहा तुम इंट्रॉन पे कर लो तो फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि वो mRNA में नहीं आ रहा है। नेचर कह रहा है तुम UTR में कर लो थोड़ा बहुत तो फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। दूसरा, तुम म्यूटेशन कर लो mRNA में, पर जो न्यूक्लियोटाइड बदलो, अमीनो एसिड नहीं बदले, तो फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। इतना सब कुछ नेचर ने दिया है बना के कि भाई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए आसानी से। क्लियर है? सही है, यहां तक समझ में आ गया? अब मैं इसके क्वेश्चंस बता रहा हूं, ध्यान सुनना। मैं बस यहां पे लिख रहा हूं कि हमारे पास फ्रेम, टोटल फ्रेम कितने होते हैं बताओ? टोटल फ्रेम कितने हैं? 3 होते हैं, ठीक है। कोई एक फ्रेम सिलेक्ट होता है, एनी वन फ्रेम सिलेक्टेड, जिसमें क्या होगा, स्टार्ट कोडोन होगा। यस, जिसमें क्या होगा, स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट होगा। कोई दिक्कत है यहां पे? नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मैं एक एडिशन या एक डिलीशन करूं, या 2 एडिशन या 2 डिलीशन करूं, क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट होगा। क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट होगा। हाँ भाई, 3 एडिशन से क्या होगा, 3 एडिशन से सेम फ्रेम, एक अमीनो एसिड ज्यादा। यस, सेम फ्रेम, एक अमीनो एसिड ज्यादा।
3 डिलीशन, सेम फ्रेम, 1 अमीनो एसिड लेस, 1 अमीनो एसिड लेस। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? आगे सुनो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं इसको, एक मिनट दो बस मुझे। हाँ टाइम हो गया भाई, अभी तो टाइम है वैसे तो, खैर इतना ही पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं। मेरे को एक क्वेश्चंस कराने 2-3 बस आपको। मुंह मत बनाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। है क्या खत्म हो गया? दाल भी खत्म हो गया होगा, सब्जी भी खत्म हो जाएगा। अरे शांति रख। अरे तो मत खाइयो ना, क्या हो गया, दाल पड़े खाना है। तू ऐसा सोच रहा हो सर बुलाएंगे अपने खाने में? हाँ हाँ। क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके करेंगे, ध्यान सुनेंगे। चुप। इस पे एंटी कोड होता है, नॉन डिजनरेट, ठीक है। ट्रिपल जी कोड फॉर ग्लाइसिन एंड डाइएटम, कौन सा फीचर है ये? समझ आया? सेम कोड उसके लिए सबके अंदर, पाइला ईस्ट डाइएटम। अच्छा, इफ जेनेटिक कोड वॉज डबलेट, देन कोड इज पॉसिबल फॉर, 2 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, हम 15 ले सकते हैं। यहां पर मैक्सिमम लिख देता हूं। अगर मैं लिख रहा हूं जेनेटिक कोड, ध्यान सुनेंगे, सुनो सुनो। अच्छा चलो एक क्वेश्चन करते हैं, जेनेटिक कोड इज डबलेट, देन कोड इज पॉसिबल फॉर मैक्सिमम अमीनो एसिड इज 15, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? ठीक है। और अगर मैं लिखूं जेनेटिक कोड इज डबलेट, मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए? सुनो, 4 क्यों? 4 क्यों बताता हूं। अगर जेनेटिक कोड, मान लो मेरे पास 3 अमीनो एसिड है सिर्फ नेचर में, तो सिंगलेट से हो जाता, सही है। 4 के लिए कम से कम डबलेट चाहिए, और डबलेट 4 से लेके 15 तक चाहिए, सही है। फिर 17 से लेकर 63 तक के लिए ट्रिपलेट चाहिए, सही है ना। तुम लोग फिजिक्स पढ़ते हो बेटा, मैं तो सिर्फ एनालिसिस बता रहा हूं, और मैं ये बात कभी मैंने करी नहीं आज तक किसी बैच में। मैं सिर्फ एनालिसिस बता रहा हूं आपको अपनी, ठीक है। हाँ, आगे आ जाओ। इन अ प्रोटीन, हाँ यहां से है क्वेश्चन, 200 अमीनो एसिड, मिनिमम नंबर ऑफ कोडोन ऑन एमआरएनए, कोडोन मिनिमम 200 होंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सब लोग सुनेंगे। अगर मुझे 200 अमीनो एसिड की चेन बनानी है, तो मुझे 200 कोडोन चाहिए, पर ध्यान रखना एक स्टॉप कोडोन और चाहिए होता है। अगर क्वेश्चन में 201 होता तो मैं वो मार्क करता। मान लो आपको कह रहा है 200 अमीनो एसिड और 200 कोड चाहिए, ठीक है, या 200 अमीनो एसिड 600 न्यूक्लियोटाइड चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि स्टॉप कोडोन की काउंटिंग करनी चाहिए, अगर नहीं करी चल जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 अमीनो एसिड है, मिनिमम नंबर ऑफ कोडोन ऑन एमआरएनए, मिनिमम 200 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो, मेरे पास 100 अमीनो एसिड है, सुनो सुनो सुनो, 100 अमीनो एसिड का मतलब 100 इंटू 3, 300 तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कहीं 303 लिखा होगा तो वो लेना पड़ेगा मुझे, ऑप्शन से जाओगे। समझ आ रहा है? क्योंकि वो स्टॉप कोडोन को काउंट कर रहा है, सही है। नहीं नहीं, मिनिमम मैक्सिमम छोड़ दे,
वैसे मैं बता रहा हूं तुझे, स्टॉप कोडोन को काउंट करना है, ठीक है। यस, एमआरएनए कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड जिसमें 200 अमीनो एसिड है, देन म्यूटेशन लाइक डिलीशन अकर एट 301 नंबर पे। भाई सबसे पहले 200 अमीनो एसिड हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 600 हो गए, ठीक है। 301 नंबर पर गड़बड़ हुई है, तो इसका मतलब 300 तक सब ठीक है, 300 तक सब ठीक है। म्यूटेशन कहां हुई है? 301 पर डिलीशन हुई है, देन ठीक है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगी, हाँ हो जाएगी। आफ्टर 100 अमीनो एसिड ऑल अमीनो एसिड चेंज, हाँ ये भी ठीक लग रहा है। ओनली 101, बेटा मैंने डिलीशन करी है तो यहां पर बोथ ए एंड बी आएगा। सुनो ध्यान से, फ्रेम शिफ्ट कहां से होगी? देखो टोटल अमीनो एसिड कितने हैं? 200, 300 न्यूक्लियोटाइड तक 100 अमीनो एसिड बन जाएंगे, सही है। तो 100 के बाद के सारे अमीनो एसिड बदल जाएंगे, समझ आया? सही है। टोटल अमीनो एसिड कितने हैं? 200, न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? 600। 301 नंबर पर म्यूटेशन हुई है, देखो 301, 302, 303, कहीं भी म्यूटेशन हो तो मेरे पास 101 नंबर वाला अमीनो एसिड गड़बड़ होगा। यस, 301, 302, 303, 304 का मतलब 101 अमीनो एसिड ठीक है उसके। हाँ 100, अगर म्यूटेशन 304 नंबर पर हुई है तो कितने अमीनो एसिड ठीक हैं? 101 ठीक है, 102 नंबर पे गड़बड़ हुई है, ये समझ आ रहा है? ठीक है, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन 10th। इफ म्यूटेशन अकर एट 31 पोजीशन पर एडिशन हुई है और स्टॉप कोडोन बन गया है, ठीक है, सही है। और ओरिजिनल अमीनो एसिड 30 थे, तो 30 अमीनो एसिड 3 कम से कम 90 न्यूक्लियोटाइड रहे होंगे, सही है। 93 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा है 31 पर हुई है गड़बड़, और मान लो 31 पर हमारे पास हमने बना दिया, मान लो एजी लिख देता हूं, यहां सी एजी था, उसकी जगह यूएजी बन गया, स्टॉप कोडन बन गया, तो इसका मतलब 10 अमीनो एसिड ठीक बने, आगे के अमीनो एसिड बने ही नहीं। अरे कुछ समझ आ रहा है? हमने म्यूटेशन करी है 31वें नंबर पर, तो 10 अमीनो एसिड तो ठीक बन गए, 10 × 3 होगा ना, म्यूटेशन डीएनए पर होती है, न्यूक्लियोटाइड में जाएगी। टोटल अमीनो एसिड है 30, तो न्यूक्लियोटाइड हो गए 90। 31 नंबर पे म्यूटेशन हुई है, 31 पे, तो 10 अमीनो एसिड ठीक है, और उस म्यूटेशन से स्टॉप कोडोन बन गया। क्या बन गया? स्टॉप कोडोन बन गया, प्रोटीन रुक गई, तो कितने अमीनो एसिड बने? 10। ओरिजिनल कितने थे? 30, तो जो प्रोटीन बनी कितनी शॉर्ट होगी? 20। ये रहा, समझ आया? इससे ज्यादा वो ना वो पूछता है ना वो पूछेगा कभी जीवन में, ठीक है। मैं इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं, आप कर नहीं पाओगे, वहां क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपसे, ठीक है। ये समझ आया लास्ट वाला? प्रूफ फीडिंग डीएनए में होती है एस फेज में, एस फेज में।